अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और अपने से जुड़े तमाम तर लोगों का और ख़ास करके रिश्तों का भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि ये अल्लाह पाक की दी गई नेमतों में से एक नेमत है हमारे लिए भी। तो आज जनाब हम कुछ इंसानी तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इनका सबसे बड़ा इजहार इंसानी अदब से किया जाता है। ख़ासतौर पर लिटरेचर के ज़रिए इंसानी नफ्सियात की पेचीदगियाँ सफ़ात पर बिखर के हक़ाइक़ के पर्दों को चाक करती हैं। अच्छा और मयारी अदब पढ़ने वाले लोग कभी भी ज़िंदगी में मरते नहीं हैं, बल्कि वो एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जीते हैं। और उसी के उलट जो गैर मयारी और सतही अदब का मुतालिया करते हैं ना, वो अलग मसाइल का शिकार भी होते हैं। अब जिसकी एक बड़ी मिसाल हमारी नौजवान लड़कियां हैं, जो कि कम उम्री में एक तो रोमानवी और जो इश्किया नॉवेल्स के सहर में ऐसा मुब्तला होती हैं कि उनका ये सहर टूटते टूटते एक उम्र लग जाती है। और जिस किस्म की इंफॉर्मेशन हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं, हमारी हकीकत भी उसी तरह की तश्कील पाती है। और इसी तरह अगर कोई शख्स गैर हकीकी नॉवेल्स की दुनिया में खोया रहता है तो उसकी दुनिया भी बहुत ख्यालाती हो जाती है, इमेजिनरी दुनिया में वो रहता है और वो असली दुनिया के मसाइल से कभी भी वाकिफ़ नहीं हो पाता, या फिर कभी वो अपनी असली ज़िंदगी में जाता है या बहुत से मसाइल उसे वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं तो उसके अंदर वो कैपेसिटी मौजूद नहीं होती है। तो असली दुनिया बहुत ज़्यादा जाबिर है और बहुत ज़्यादा शफाक भी है, किसी ना किसी हद तक हमें पता है ये। जब इस हकीकत की किरणें आंखों में पड़ती है ना, तो एक बार इंसान मुकम्मल तौर पर बुखला जाता है। मसला नावल से नहीं है हमें, बल्कि ज़ेरे मुतालिया ऐसे नावल का इंतखाब करना जो कि आजकल के जदीद लिखारियों ने लिखे हों और जिनका वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़्यादा कॉपीज़ बेचना हो, कारोबार करना हो, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कारोबारी अदब और जो असली अदब है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग एक ख़ास वक्त में अपनी सतही अदब के ज़रिए से लाखों और करोड़ों कमा लेते हैं, वो तारीख़ में कभी भी बड़ा नाम नहीं बना पाते। अदब का काम आपको जज्बाती कैफियत में मुब्तला करना नहीं है, बल्कि अदब तो इंसान से मुखातिब होकर उसको ऐसी दुनिया दिखलाता है जो उसने पहले कभी ना देखी हो और आम आँख से वो नज़र भी ना आती हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अगर मुताले को वक्त दें तो अच्छी और मयारी कुतब पढ़ें। बहुत सारी ऐसी किताबें हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि हमारे नॉलेज में भी इजाफ़ा करती हैं और हमें बताती हैं कि हमने इस माशरे में चलना कैसे है या ख़ुद की तस्हीह कैसे करनी है, ख़ुद को बेहतर कैसे बनाना है। तो इसलिए एक सिर्फ रीडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको ये सच समझ लेना कि वाकई इमेजिनरी दुनिया में जो हम सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही हकीकत होगा, ऐसा नहीं होता है। उसको सिर्फ आपने पढ़ने के हद तक पढ़ना है, सिर्फ नॉलेज लेने तक पढ़ना है, उसको ये नहीं समझना कि यही हकीकत है। तो जनाब अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सेहत से मुतालिक बात कर लेते हैं। आज कुछ सेहत के मुतालिक और खाने पीने के मुतालिक इस तरह हमने बात करनी है कि फ़ूड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है कि हम लोग बाहर होटलिंग करते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, प्रेफर ज़्यादातर कर रहे हैं आजकल। हमारी जो ख़ासतौर पर जो नौजवान नस्ल है फ़ास्ट फूड को प्रेफर करती है खाना, तो उसमें जो गैर मयारी चीज़ें जो पाई जाती हैं, ऑयल और मिलावटी मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है या बाकी अज्जा जो उसमें यूज़ होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ कि फ़ूड सेफ्टी का ख्याल हमने किस तरह रखना है और उसको किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फूड एक्सपर्ट मौजूद है। डॉक्टर साजिद मंजूर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साजिद आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साजिद सबसे पहले तो बताइए फ़ूड सेफ्टी है क्या और ज़रूरी क्यों है आज के अगर दौर में देखा जाए तो? फूड सेफ्टी जी बहुत सिंपल है। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, घर में एक माँ जिस तरह से अपने बच्चों या पूरी फैमिली के लिए उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए एक खुराक तैयार करती है, तो वो आपको उसको फूड सेफ्टी कहते हैं। उसमें होता क्या है कि सारे वो इक़दामात या मेजर्स होते हैं कि जो फूड की तैयारी
फूड को ज़ख़ीरा करते हुए या फूड को इस्तेमाल करते हुए यकीनी बनाता है अच्छा। कि उसकी सफाई को यकीनी बनाया जाए और उससे पैदा होने वाले मुज़र सेहत असरात ना पैदा हो सकें, और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि जो खुराक से पैदा होने वाली बीमारियां जो हैं वो कंज्यूमर को इफ़ेक्ट ना करें। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये फूड सेफ्टी के अंदर आती है। तो फूड सेफ्टी जैसे जब से आप कह सकते हैं कि आप जैसे पूछ रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है, तो जब से इंसान है तो आप कह सकते हैं कि फूड सेफ्टी ज़रूरी है। लाइक जिस तरह से आप एक ऐसे लिखा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन तंदुरुस्ती कब पता लगता है जब इंसान हॉस्पिटल पे या बेड पे होता है, तो इंसान को रियलाइज़ होता है कि व्हाट इज़ द सेहत एंड आफियत। तो सेम लाइक टू दैट, तो वो सारे बेसिक मेजर्स हैं, इकदाम हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो एक लेमैन या जो एक अनएजुकेटेड माँ है वो भी इस चीज़ का ध्यान रख रही होती है कि सफाई वाले बर्तन अलग रखे जाएंगे, धुले हुए अलग होंगे और जो इस्तेमाल हुए वो अलग होंगे। खुराक खाना जो आया है, जो भी मार्केट से चीज़ आई है उसको वो अलग रखेगी, जो धोई हुई या तैयार की हुई सब्ज़ी है उसको अलग रखेगी, जो मीट है चिकन हो गया उसको वो साफ़ करके अलग स्टोर कर रही होगी, ठीक है, और प्रिपेयर फूड को अलग रखा जा रहा होगा। ये बेसिक से एथिक्स हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। और जिस तरह से एक माँ अपने या घर में एक फैमिली मेंबर अपने फैमिली मेंबर का ध्यान रख रहा होता है, वही जो सारे मेजर्स हैं दैट फूड सेफ्टी में आ और ये जाते हैं। उसी तरह से ही ज़रूरी है जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक हम आजकल लाइफ बिजी हो चुकी है और बिजी लाइफ की वजह से हम ये है कि हम मूव कर चुके हैं कि हम फास्ट फूड की तरफ, रेडी टू ईट फूड की तरफ। बट बेसिकली क्या था कि वो सारा कुछ इंसान किस लिए कर रहा होता है, वो इंसान अपने सुकून के लिए और सेहत के लिए कर रहा होता है। बट उसी में चलते चलते उसी डगर पर चलते हुए हम जो बेसिक सेफ्टी थी या था उसको हम कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी सेहत कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो फिर क्या करें, बिकॉज हमारी आजकल की जो यंग जनरेशन है तो उनका होटलिंग की तरफ और बाहर का खाना खाना बहुत ज़्यादा उसमें वो कह ले कि रुझान बढ़ता जा रहा है। तो इसको कम किया जा सकता है या किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है? इसमें ट्रेंड इंक्रीज़ हो चुका है, ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है। आप किसी को भी फोर्सफुली उस तरह से उस चीज़ से नहीं रोका जा सकता और जो भी फास्ट फूड की तरफ ट्रेंड जा रहा है। बट उसमें ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, लाइक हमारे पास फूड अथॉरिटीज़ हैं, हर प्रोविंस में वो काम कर रही है, पाकिस्तान में लाहौर में भी वो काम कर रही है। बट वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद इन्फोर्समेंट पुअर का कुछ सिनेरियो जो आ जाता है। बट उसके बाद एक बेसिक जो चीज़ है वो आगाही है और एजुकेशन है कि कंज्यूमर को पता हो व्हाट इज़ द फूड सेफ्टी, what you can say impact that can have on your health, ठीक है, कितना सिग्निफिकेंट उसकी इम्पोर्टेंस है। और उसके लिए क्या है कि उसके पहले आगाही होनी चाहिए। आगाही के बाद ये है कि वी कैन आस्क एनी फ्रेंड, जहाँ पे भी आप खाने के लिए जा रहे हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि व्हाट मेजर्स दे आर टेकिंग रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, हाउ दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड। लाइव किचन्स होते हैं, अगर लाइव नहीं भी हैं तो कंज्यूमर हैव द राइट, ठीक है, वो विजिट कर सकता है, वो पूछ सकता है, देखा जा सकता है। एथिकल इश्यूज इसमें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एथिकली जो हम एथिकली पूरा हो चुका है सारा का सारा हमारी नेशन है। तो उसमें ये चीज़ है कि जो भी इंसान जो भी कुछ कर रहा है, लाइक हम कहते हैं कि आप मिल्क डे भी हम पर हमारे सारा कुछ है वर्ल्ड में, तो उसमें भी किया जाता है। लाइक इस तरह से हम दूध की एग्जांपल लेते हैं तो पास्चराइज जो पैक्ड मिल्क है बहुत कम आ रहा है। मोस्टली हम जो है वो 80-90% जो है वो हम खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। बट अब वो दूध बेचने वाला जो है वो उसमें हर तरह के केमिकल हर चीज़ मिला रहा है और वो यही सोच रहा है कि ये दूध मेरे घर तो नहीं जा रहा। बट कहीं ना कहीं से उसके घर घी आ रहा है, कहीं ना कहीं से उसके घर गोश्त आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके घर स्प्रे हुई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आ रही हैं। तो जब तक हम एथिकली अप नहीं होंगे, हर बंदा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी और ये जो बीमारियां हैं ये बढ़ती जाएंगी। इसी वजह से फूड से रिलेटेड ही ज़्यादा बीमारियां होती हैं। अच्छा, जैसे अब आपने बात की कि हमारे घर में अब जैसे घी इस्तेमाल किया जाता है, दूध या गोश्त या जितनी भी सब्जियां आती हैं वो भी केमिकल मिली हुई होती हैं क्योंकि उनके ऊपर भी केमिकल लगाया जाता है। तो अब ये जो घर में अगर हमारे पास चीज़ें आ रही हैं वो भी मिलावट वाली हैं, वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, तो वो भी हम पकाएंगे तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं वो केमिकल्स हमारे जिस्म में जाएंगे, हमारे फूड से इनटेक हो रहेंगे। तो क्या उस फूड को हम सेव कर सकते हैं घर पे लाके? किस तरह सेव किया जा सकता है? उसके लिए मेजरमेंट्स क्या होने चाहिए? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ उसमें स्मॉल मेजर्स हैं, लाइक आप कहते हैं कि स्प्रेज हो रही हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे। सबसे पहले तो हर एक का जो आप कहते हैं कि एक
इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हर एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक लाइक है। जो फार्मर है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसको एजुकेशन होनी चाहिए कि हाउ मच स्प्रे दे हैव टू बी इम्प्लीमेंट ऑन द, हाउ मच पेस्टिसाइड दे हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन द क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से आगे जाएगी, अब वो आ गई मंडी में आ गई। मंडी में क्या किया जाता है कि टब भर लिए जाते हैं और उसमें तेज़ाब डाल लिया जाता है और उसके अंदर गोभी डाल के, कॉलीफ्लावर डाल के सारी की सारी वो जो है वो उसको तल्फ करके सुनियों अच्छा। को और कस्टमर्स को दे दिया जाता है। अच्छा। हर बंदे ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ओके। हर बंदे पे हर पॉइंट पे चेक एंड बैलेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ब्राइबरी और उस तरह की चीज़ें जो है लॉ इन्फोर्समेंट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। फिर घर में आ गए हैं आप लोग, तो घर में आके उस चीज़ को देखा जा सकता है कि लाइक हम सिंपल मेजर्स हैं कि वाह, पानी के अंदर आप सिरका डाल के उसको फ्रूट एंड जो वेजिटेबल है जी। उसको थोड़ी देर भिगो के आप उसको कंजम्पशन से पहले कट करके उसको आप किया जा सकता है। लाइक जो भिंडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रे हो रही होती है। ओके। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड उसके अंदर होते हैं, तो उसको कट करने के बाद उसको आप थोड़ी देर के लिए उसको वाटर के अंदर उसको डिप करके रखें। और इस तरह से लाइक आप जिस तरह से दालों को किया जाता है, तो ये मेजर्स हैं कुछ लिए जा सकते हैं। और आप जहाँ से फिर परचेज कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, फ्रॉम वेयर यू आर परचेजिंग योर फूड, व्हाट आर यू आर सेलेक्टिंग योर फूड, फ्रॉम वेयर यू आर सेलेक्टिंग योर फूड। अच्छा, क्योंकि आप फूड एक्सपर्ट हैं, तो अब ये भी सवाल है कि अगर हम गोश्त खरीदने जा रहे हैं तो क्या पता चल सकता है एक आम आदमी उस टाइम वहाँ पे पता चल जाए, क्योंकि आपको पता है मुजरे सेहत गोश्त भी बिक रहा होता है, पुराने गोश्त भी बेचे जा रहे होते हैं और मुर्दा जानवरों का भी गोश्त बेचा जा रहा होता है, तो क्या पता चल सकता है ऑन द स्पॉट ऐसी कोई टेक्निक है, ऐसी कोई टिप्स आप दें हमें कि हम उस टाइम पता चल जाए कि ये गोश्त फ्रेश है या नहीं है? इसमें यही है बेसिकली कि आप उसका कलर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा। जो भी फ्रेश मीट होगा उसका कलर लाइट होगा, पिंकिश होगा। ओके। ठीक है, वो डार्क कलर की तरफ नहीं जाएगा और वो बिल्कुल आप कह लें कि वो स्लाइमी सा उस तरह से नहीं होगा और वो सॉफ्ट सा होगा। ठीक है, ज़्यादा सॉफ्टनेस की तरफ नहीं जाएगा, टेंडर सा होगा। ठीक है, और जिस तरह से उसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कलर जो है वो डार्क नहीं होना चाहिए। जिस तरह से डार्क होता जाएगा वो आप कहेंगे उसको 1 डे बिफोर 2 डेज बिफोर का होगा, स्लॉटेड किया हुआ होगा। बाकी जो है आप उसका कहते हैं कि उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो अप्लाई की जाती हैं। लाइक आप कहते हैं कि वो हलाल है या हराम है, किस सोर्स से आया हुआ है, तो उसके लिए डिफरेंट लैब टेक्निक्स हैं जो अप्लाई की जाती हैं और वो PFA वो लैब्स में पता चलेगा। वो एक आम शख्स खुद नहीं ऐसा ही है, आइडेंटिफाई कर सकता। स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा। उसके साथ जब आप परचेज करने जाते हैं, कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन हैव टच द मीट। अच्छा, और चिकन भी अगर खरीदने जा रहे हैं तो चिकन की भी यही होनी चाहिए? चिकन वाइट होना चाहिए। और आप देखते हैं कि जब चिकन हम परचेज करने जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि उसके कहीं ना कहीं पे ब्लड जो होता है वो ब्लडी सा हुआ होता है, स्पॉट सा हुआ होता है, तो यू कांट हैव टू बाय दैट, शुडंट रिजेक्ट दैट। क्योंकि जब वो चिकन को उठा रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं बेदर्दी के साथ और स्लॉटर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्पॉट डेवलप हो जाता है। अच्छा। तो वो नहीं करना चाहिए। डार्क जो चिकन होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब जो लाइट पिंकिश सा या वाइटिश सा जो कलर होता है वो खरीदना चाहिए, वो चिकन में हमें लेना चाहिए। अब दूध अगर देखा जाए, अब दूध में भी मिलावट है, तो अगर हमारे घर में अगर खुला दूध आ रहा है तो उसका हम पता कर सकते हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं है, या ये प्योर मिल्क है? खुले दूध में आप मिलावट के लिए उसके लिए PFA ने और हमारा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस ने बनाई हुई है, उसके लिए किट्स बनाई हुई हैं। अच्छा। उसके लिए 10 to 12 15 जो एजेंट्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, अडल्ट्रेंट्स जो ऐड किए जाते हैं, तो उनका टेस्ट किया जाता है। बट वो ये है कि आप तो ये फूड अथॉरिटी जो है, यू कैन कॉल फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर, तो आप उनको अपना जो भी दूध आप परचेज़ किया है आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा। और उसको देखा जा सकता है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल ऐड किया गया है और कौन सा एजेंट ऐड किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप दूध बॉयल करते हैं तो अगर वो नीचे लग जाता है वाइटिश सा, तो इट मींस कि उसके अंदर कोई ना कोई अडल्ट्रेशन हुई हुई है, उसमें कोई केमिकल मौजूद है या कोई ऐसी चीज, सेडिमेंट्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई हैं। उसके अंदर सेपरेशन होना स्टार्ट हो गई है, तो ये चीज़ बताती है कि आपको वो जो दूध है वो प्योर नहीं है और उसमें कोई ना कोई मिलावट मौजूद है। तो फिर हमें क्या ये पैक्ड चीज़ों की तरफ चला जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल इसी तरह से ही है। अब जिस तरह से पास्चराइज्ड मिल्क अवेलेबल होता है, अच्छा, जो पैकेट्स में मौजूद होते हैं, पैकेट्स में मिल्क अवेलेबल होता है। अब जो UHT मिल्क है उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, पास्चराइज्ड मिल्क जो है उसकी लाइफ 4 to 5 डेज होती है। बट उसके लिए एक जिस तरह से PFA फूड अथॉरिटीज़ हमारी कर रही हैं, वो यही कर रही हैं कि एक पूरी एक लाइन हो, आपके पास पता हो, आप उसको ट्रेस कर सकें, ट्रेसिबिलिटी हो, फ्रॉम वेयर दैट मिल्क इज कमिंग
वेयर दैट इज पैक्ड, Okay. ऑन विच डेट दैट इज पैक्ड, और कब तक ये आप उसको एक्सपायर हो सकता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ट्रेसिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। आपके पास जो खुला दूध आ रहा है आप नहीं पूछ सकते गवाला से कि कहाँ से आ रहा है, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, झूठ को नहीं पकड़ा जा सकता। बट दैट बार कोड ऑन पैकेज्ड मिल्क कैन बी ट्रेस्ड इजीली। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप जो बीमारियों पे बाद में इंसान इन्वेस्ट करता है और अपनी सेहत में इन्वेस्ट करता है, उससे पहले थोड़ा सा हम पैक्ड दूध की तरफ जाके और उस मिल्क की तरफ जाके उनको जो है ना बेहतर किया जा सकता है। ट्रेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेसिबिलिटी है, आप ठीक चेक है, कर सकते हैं, ठीक है। उसकी तरफ आप जाएंगे उस फूड की तरफ तो वो आपको सेव करेगा, तो वो आपको ज़्यादा सेफ जो है ना वो अच्छी सेहत की ज़मानत होता है। और दूसरा ये कि ये एक लार्जर स्केल पे हमारी जो हुकूमत है या हमारी जो अथॉरिटीज़ बने हुए हैं, इदारे बने हुए हैं, उन्हें भी इसके ऊपर काम करना चाहिए और हमें ख़ुद भी इसको प्रमोट करना चाहिए कि हमने अब कौन सी हेल्दी चीज़ें खानी है और कौन सी जो गैर मयारी चीज़ें हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से जो है ना वो आउट करना है। तो डॉक्टर साजिद मंसूर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साजिद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जनाब अब कुछ हमारे माहौल के हवाले से, खूबसूरत माहौल के हवाले से बात करते हैं। खूबसूरत माहौल कभी पहले हुआ करता था, अब नहीं कह सकते हैं कि अब हमारा खुशगवार और खूबसूरत माहौल होगा, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी के नरगे में हम लोग मौजूद हैं। आज अल्लाह ने हल्की फुल्की बारिश बरसाई है, बूंदाबांदी हुई है, तो थोड़ा सा हमारा जो माहौल है वो खिला खिला सा और खुशगवार नज़र आ रहा है। बड़ा खूबसूरत सा आसमान भी हमें नज़र आ रहा है, नीला नीला सा अंबर। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको कर्टेल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। सबसे पहले तो फ़ज़ाई आलूदगी के ऊपर काबू पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद जानवर ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है। और जो एक हमारा एक नेचुरल हैबिटेट था हमारे परिंदों का, वो भी तबाह हो चुका है। और हमारे जो चरिंद परिंद जो हमें पहले कभी नज़र आया करते थे अपने लाहौर शहर में दरख्तों पर बैठे हुए या हमारे घरों के बाहर, उनकी खूबसूरत आवाज़ें हमें सुनने को मिलती थी, अब वो हमें कहीं नहीं मिलती। अब क्या हमें नज़र आता है, सिर्फ़ और सिर्फ चीलें नज़र आती है जो कि गंदगी के ऊपर, या कव्वे नज़र आते हैं। तो इस वजह से जो खूबसूरत सी फाख्ता हुआ करती थी, चिड़ियाँ हुआ करती थी, तोते हुआ करते थे और भी मुख्तलिफ परिंदे हुआ करते थे, अब वो हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि उनका जो नेचुरल साइकिल था वो ही हमने तबाह कर दिया है, हम लोगों ने तबाह किया है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जनाब आर्टिफिशियल रेन के बारे में भी बात करेंगे कि हमारा जो माहौल इतना गर्द आलूद होता जा रहा है, उसके लिए क्या अब हमें आर्टिफिशियल रेन की मदद लेनी पड़ेगी, उस साइड पर जाना पड़ेगा ताकि बेहतर किया जा सके अपने माहौल को। तो इस पर आज हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर साबिर मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। और उसके साथ साथ डॉक्टर मतीन अरशद ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर मतीन आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप ही से बात करूंगी। आज बड़ा खुशगवार सा मौसम था, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करके आज हल्की बूंदाबांदी हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे कि इस पर शुक्र अदा करना चाहिए या क्या करना चाहिए हमें? जी जाहिर है ये जितनी भी होगी है उस पर शुक्र तो अदा करना चाहिए। असल में मैडम इसी किस्म का माहौल यानी कुदरती हाँ जी, बादल और फ़ज़ा और हाँ, नमी होती है कि जो आइडियल होती है मसनूई बारिश बरसाने के लिए। अच्छा मैं वाज़े कर दूं कि मसनूई बारिश दुनिया में 1946 में जब तजर्बा किया गया तो इसका तसव्वुर ये था कि जहाँ पानी नहीं है ना, हम पानी के हसूल के लिए इसे कर दें। बिल्कुल। फिर इस तसव्वुर को पाकिस्तान ने आगे बढ़ाया कि सिर्फ ये काम नहीं लिया जा सकता, फ़िज़ा के अंदर जो आलूदगी है अगर आपने उसको नीचे लाना है ज़मीन पर तो भी आप बारिश बरसा कर सकते हैं। अच्छा, वक्त की तकसीम है कि जो अमेरिका के जंगलों में जब आग लगी तो फिर तीसरा तसव्वुर सामने आ गया कि अगर आपने ऐसे जंगलात जहाँ बहुत देर खुश्क पड़े हों, पत्ते हों, हाँ, तो वहाँ पर भी अगर आप वैलेंटाइन बारिश कर लें तो आप इसको जो है बारिश को करटेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश बाय चांस ये दुनिया का वो खिता है कि जहाँ ना सिर्फ पानी की कमी एक्सट्रीम लेवल डेंजरस यानी डेंजर जोन चला गया, और प्लस ये है कि अभी जो मैं आपको आज ये एक बात फोरकास्ट कर दूं,
चूँकि हम फोरकास्टिंग वाली बातों हाँ, पे ना हाँ, बड़ा हाँ, खुश हाँ, होते हैं हाँ। कि उसने पेशगोई कर दी। तो ये आप देखिएगा कि अप्रैल का जब एंड आएगा ना मैडम, अच्छा तो गर्मी इतनी बरसनी शुरू हो उफ जाएगी अल्लाह। कि जो पिछले रिकॉर्ड देखें, जब कुछ बदला ही नहीं है मैडम, हाँ कोई दरख्त लगाने की बहुत बड़ी मुहिम वो मुहिम नहीं की है हमने, पाकिस्तान हाँ। ने सरकारी सतह पे हाँ। एक बारिश की जिससे माहौल जो है उसकी आलूदगी पिछला थोड़ी साल सी कम हुई, हाँ, हाँ। थोड़ी अच्छा फर्क। हाँ जी। इंडिया देखे, वो कहते हैं जी हम जमहूरियत, मैं रवायती मुखालफत की बात ठीक नहीं है, कर रहा ठीक है। कि जी हम जमहूरियत हैं, हमारे हाँ। यहाँ जी इतना बड़ा हम देश हैं, फलां है। उन्होंने ऐलान करके तो बारिश लेकिन उन्होंने नहीं की। असल झगड़ा ये शुरू हुआ था आलूदगी का न्यू दिल्ली से। 2013 या 15 की बात है कि जब ओबामा यहाँ आया और आके जवाब दे के गया कि मैं यहाँ आपके शहर में 2 दिन रहा हूँ तो मेरी जिंदगी के कई घंटे जो हैं वो कम हो गए हैं। तो अब जो 4 मौसमों वाली बात थी वो भी वो तो खत्म खत्म हो गई है बिल्कुल। सर्दी का मामला देख लें अच्छा, आप, सर्दी से हाँ। डायरेक्ट गर्मी, और गर्मी का दौरानिया एक तो बहुत लंबा, ज्यादा हो गया, और हाँ। उसमें फ्लैश ड्राउट एक नई इस्तेलाह आ गई है, मैडम भी बैठी हैं साथ। ठीक है। वो ये कि आपकी जमीन बंजर होना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं डॉक्टर मतीन, जिस तरह मैंने बात की कि हम एक तो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें एलेबोरेट किया कि हमारा जिस तरह मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने। जी जी, तब्दीलियां नहीं, ये अब तबाहियां। अब ये तबाहियां हैं, ठीक है। ये तबाहियां जो है ना अब हमें नजर आ भी रही हैं कि मुस्तकबिल करीब में हम देखते थे कि हमें खूबसूरत खूबसूरत से परिंदे देखने को मिलते थे हमारे लाहौर शहर में, अब वो नापैद होते जा रहे हैं। तो क्या इनको दोबारा से वापस लेकर आया जा सकता है कि अब मुमकिन नहीं है? मैं अपनी बात का आगाज़ करूंगी एक शेर से। किसी ने खूब कहा इसी सारे मंजिल की अक्कासी करते हुए, ये एक इशारा है आफात नागाहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। हाँ, क्या जैसे बात। डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छे तरीके से कहा कि माहौल तबाही की तरफ जा चुका है। तो बेसिकली जैसे देखें, हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी अक्कासी नज़र आती जी है। जी। तो इसी तरह से किसी जगह पे जो हयातियात हैं और स्पेशली जो परिंदे हैं वो वहाँ के माहौल की अक्कासी करते हैं कि आपका माहौल क्या है, वो दैट इज़ द इंडिकेटर। और बेसिकली वी हैव गॉन टू द, वी हैव अडेप्टेड द इकोसाइट। जैसे लफ्ज़ होता है ना सुसाइड, हाँ हाँ हाँ, सो हम इकोसाइट की तरफ जा चुके हैं। ओके। और उसकी जो मेजर रीज़न है, सबसे पहली तो ये कि हमने उनका जो परिंदों का, स्पेशली जैसे आपने बात की कि चिड़ियों का चहचहाना सुबह होती थी तो उसका हाँ, शोर, हाँ। बुलबुलों के नगमे, और आपने वो एक फिल्म भी थी हमारी सैयद नूर साहब की, उड कोठे उतों कावा। तो हाँ। कवे का होना मंडेर पे हमारे बड़े कहते थे आज किसी मेहमान ने आना, मेहमान ने आना, बिल्कुल। तो वो एक इंडिकेटर था। लेकिन अब हमें ना तो मेहमानों की ज़रूरत है हमारी वो एक मशीनी जो एक ज़िंदगी हो चुकी, शोर शराबा, उस सारे के असर में हमने खुद इसको बेसिकली आप कह लें कि हमने उसका मस्कन हैबिटेट तबाह कर दिया। और जब उसका हैबिटेट तबाह हो गया तो आपने उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी। अब जस्ट इसको मैं इसको सिंबलाइज करती हूँ, खुदा न खास्ता जैसे मैं अब यहाँ पे आई हूँ, मेरे पीछे घर को कोई तबाह कर दे तो वो उस लेवल का दुख कौन बर्दाश्त करेगा? तो ये परिंदे का भी तो घर है ना, उसके भी घर को आप तबाह कर दिया। हमने खुद को इंसान समझ लिया, हमने खुद को अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूकात समझ लिया, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो अल्लाह ताला ने बाकी परिंदे बनाए हैं, वो भी तो उसकी मखलूक, बाकी जानदार जो बनाए वो भी तो उसकी मखलूक का हिस्सा है। बेशक बेशक। तो हम उनका घर तबाह कर रहे हैं। तो हमने उसके एक तो घर को तबाह नहीं करना, और फिर दूसरी बात है कि ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें कि आबादी बढ़ रही है और हम अपने वो जो लैंड्स हैं उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, बागात और वो सारी चीज़ों को, तो बेसिकली हमने उसको तबाह कर दिया, उनके मस्कन को। ठीक है। और इसी बात को मैं बल्कि कहूँगी कि अजीब दर्द का रिश्ता था कि सब के सब रोए। एक शजर क्या गिरा कि परिंदे तमाम शब रोए। आपने उस शजर को नहीं गिराया, आपने उस दरख्त को नहीं गिराया डॉक्टर साहब, आपने हमने मिल के उसके घर को तबाह कर दिया। तो वो बेचारा उस क्या ही करेगा, बिल्कुल वो रोएगा ही ना ऑब्वियसली। और तीसरी इसमें जो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम सदके खैरात की तरफ जब जाते हैं तो चीलों के लिए सदका हम अगर किसी गरीब को खाने के लिए कम देंगे, हम चीलों के लिए ज़्यादा देंगे, डाल देंगे। आपकी सारी केनाल, माल रोड, ये सारे भरे पड़े दरख्त हैं, लेकिन हमने वहाँ पे चीलों को इनविटेशन दे दिया है आ जाएं और ये सदका। तो वो चील का एक एक्चुअली उसका एक हैबिट है
कि चील की आदत होती है कि वो जो छोटे परिंदे जो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो चील इस कंपैरेटिवली आप कह लें कि एक ताकतवर परिंदा है, लार्ज bigger है। than, तो ये जो छोटी आपकी बुलबुल, आपकी चिड़िया, ये आपका इनको नहीं तोता, आने इन देती पे है, आप कह लें दीज आर एक्चुअली कार्निवोर्स या थोड़ा सा गोश्तखोर की तरफ आ गोश्तखोर जाते होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब गोश्तखोर हैं तो हमने वो चील बोटी किसी दिन हम सदका डालना भूल गए तो वो उस चिड़िया को भी शिकार कर सकती है। तो इसलिए उनको जहाँ पे प्रीडेटर्स होंगे वहाँ पे वो परिंदे, चिड़िया, तोता बेचारा क्या करेगा, वो तो भाग वो जाएगा, तो हिजरत भाग ही कर जाएगा, जाएगा। हाँ। उससे उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है ताकि basically हमारा जो ज़रूरत है। एनवायरनमेंट है वो Environment बेहतर है, हो हम सके, उसको बिल्कुल clean कर ऐसे ही सकें। है। तो हमारे साथ सामिया सईद भी हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया क्योंकि वो ये बीट करती हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो इस हवाले से या हमारी हुकूमत को इस हवाले से इनिशिएटिव ले रही है कि नहीं ले रही है। सामिया आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सामिया, वैसे तो आप हमें वेदर बीपर सुबह दे चुकी थी, लेकिन हमने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पर भी आपसे बात कर ली जाए कि हमारा जो हुकूमत है वो इस हवाले से क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। एक तो फ़ज़ाई आलूदगी आपको पता है, आप रोज़ हमें बताती हैं कि उसका इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है, और दूसरा ये कि हमारे जो बड़े खूबसूरत चरिंद परिंदे वो भी नापैद होते जा रहे हैं। तो एक पूरा डिपार्टमेंट भी है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन वो क्या इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहा है कि किस तरह हमने अपने माहौल को बेहतर करना है? जी, माहौल की अगर बात करूं तो माहौल तो हमारा ख़राब हो रहा है, हाँ। क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी दिन ब दिन इस कदर बढ़ रही है, और जिस तरह फ़िज़ाई आलूदगी के असरात इंसानों पर होते हैं, जैसे हमारी आंखें जलती हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा था, सांस लेने में हमें मुश्किल होती है, तो इसी तरह जानवरों पर भी सेम जो असरात हैं वो जानवरों पर भी होते हैं। जानवरों को भी जो है वो सांस लेने में मसला होता है, और इस तरह से जो है वो उनकी अफजाइश भी जो है वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक जो गिद्दे होती हैं वो खाती हैं ये जो गोश्त खाती हैं, जब वो गोश्त खाती हैं मरा हुआ तो उनके अंदर जो है वो जहर पैदा होना शुरू हो जाता है, और इसके लिए ना एक इंजेक्शन भी उनको लगाया जाता है। अच्छा, इंजेक्शन लगाया जाता है उनको, तो जब वो मर जाती हैं तो उसके बाद वो इंजेक्शन का जो असर होता है वो उनमें रहता ही है। तो इसके बाद जो कोई और उसको आके खाता है या कोई और जानवर या कोई और भी इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से जो अफजाइश है वो मुतासिर हो रही है। मैडम ने बताया कि दरख्त बहुत कम है, जब हम कहीं भी जगह पे, अभी लाहौर में जरा देखें हर जगह पे सोसाइटीज बन रही हैं, कोई ना कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। जब हाउसिंग सोसाइटी बनेगी तो वो दरख्त भी काटेंगे और सब्जा भी काटेंगे, तो जो घोंसले बने होते हैं उनके चिड़ियों के वो भी मुतासिर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी अहम वजूहात इसमें ये भी हैं कि हम लोग जो हैं, जो चिड़ियाँ हैं वो खाती हैं दाने, तो जब स्प्रे किया जाता है फसलों के ऊपर, वो जो दाने कीड़े जो होते हैं उनको मार दिया जाता है स्प्रे के जरिए से, तो वो जो नेचुरल जो उनकी खुराक है वो भी वो भी उन्हें नहीं मिल पाती। हाँ, बैलेंस खराब कर दिया हमने नेचुरली अपने। देखिए मौसम का ही, हमारा वेदर का बैलेंस खराब है, तो फिर ये सारी चीजें जो उसके साथ ऑलरेडी इंटरलिंक्ड है, हर चीज इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, तो सब बिगड़ेगा। इसमें मैं ऐड कर दूं जी जी कि जब ये गर्मी पिछले साल भी बढ़ी थी और अब फिर बढ़ेगी ना, तो इससे आपकी फसलों की जो है ना आउटपुट वो डिस्टर्ब होगी। मसलन जिस तरह इस दफ़ा आम की फसल पिछले साल जो थी वो कम हुई, इसी तरह गंदम का दाना छोटा होने का खदशा होगा। तो वो फिर लोग कहते हैं जी आप ख़तरनाक बातें करते हैं। अब हालात ही ख़तरनाक हैं, तो मैं फिर वो कोई वजीफ़ा बता के आपको खुश तो नहीं कर सकता ना। तो मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, लास्टली मैं पूछना ये चाहूँगी मौसम के हवाले से कि आज तो सुबह हुई है हल्की फुल्की बूंदाबांदी, तो आगे क्या चांसेस हैं? महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कहना है सामिया? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है उसमें मौसम जो है वो मजीद बेहतर होने का इम्कान होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस पूरे बात के हवाले से बात की जाए जानवरों की, परिंदों की, तो लोग ये अंडरस्टैंड करना भूल गए हैं कि जानवरों की बका के साथ ही जो है वो इंसानों की बका जुड़ी हुई है। हाँ, बारिश 1-2 का चांस है, लेकिन वो अनटाइमली बारिश है। अच्छा, इस बुध को भी हालात ऐसे हैं कि हम चाहें तो बारिश और मौसम तो इस तरह बदल रहा है कि हमें पता नहीं होता बारिश होनी होती है, सुबह बारिश होती है, एकदम से मौसम बदल जाता है। तो अगर हम ये मतलब साजगार मौसम है, अगर आर्टिफिशियल रेन की तरफ हम जाएं तो ये बेहतर हो सकता है हमारे लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये आपको बताता चलूं, ये जनूबी एशिया जो खिता है, टाइम आएगा कि ये बादल के टुकड़े ढूंढा करेगा। ओहो, तो उससे पहले हमें ज़रा होश के नाखून ले लेने चाहिए और अपने माहौल को बेहतर करने के हवाले से जो हमारी जो हैबिट्स हैं ना उनको डेवलप कर लेनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर साबिर मौजूद थे, डॉक्टर मतीन मौजूद थी और सामिया सईद मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर आए और हमारे साथ इस पर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से और ख़ास तौर पर हमारी जो यंग जनरेशन है ना उस हवाले से, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ये वाला सेगमेंट किया था अहमद फवाद साहब के साथ, तो हम उस सेगमेंट को क्लोज़ करके गए थे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, और बिज़नेस में भी उनको किस तरह का बिज़नेस करना चाहिए, या फिर प्रोडक्ट का बिज़नेस करना चाहिए, या फिर जो उनकी स्किल्स या सर्विसेज होती हैं उसका बिज़नेस करना चाहिए। तो आज हमने इसको मज़ीद स्ट्रेच आउट करना है और सर्च करना है इसमें कि हम किस नीश में जा सकते हैं, कौन कौन सी हमारी अच्छी कह लें कि प्रोडक्ट हो सकती हैं जिसको हम बेच सकते हैं, बिज़नेस में लेकर आ सकते हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेकर जा सकते हैं। तो इस पर बात हमने करनी है। बहुत सारे डिफरेंट आपको टिप्स मिलने वाली हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, आपको मिलवाती है मैं फवाद साहब से। तो फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, यंगस्टर्स हैं और बड़े पैशनेट होते हैं, तो क्या ज़रूरी है सबके लिए बिजनेस करना ही ज़रूरी है या फिर जॉब का ऑप्शन भी अच्छा हो सकता है? ये बड़ा सबसे बुनियादी सवाल है। ये मैंने कहा यहाँ से शुरू करते हैं ना, फिर अगला स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास कोइंसिडेंटली पिछले कुछ अरसे से अगर मैं देखूं 6-8 सालों से बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शोर मचना शुरू हो गया कि जॉब्स छोड़ें, अपना बिजनेस करें, अपने कारोबार की बात ही कुछ हो रहा है वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं आई हैव वन स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। जितने लोग बिजनेस करते हैं, क्या उनके पास कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं? उसके बगैर बिजनेस आगे चल ही नहीं सकता, राइट? तो जो वो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, क्या वो बुरा काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव बोथ द ऑप्शंस। जितने ज्यादा बिजनेसेस फैलेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ जाती हैं। लेकिन जो लोग एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी, जो जॉब कर रहे हैं, उनकी भी रीजंस हैं उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो शौक से कर रहे हैं, शौक से तो बहुत कम लोग करते हैं। तो उनकी नीड्स हैं, उनकी रीजंस हैं कि वो जॉब क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कुछ आप जैसे एम्बिशियस हों, जिन्होंने 2 साल का अरसा रखा हो कि जॉब करूंगा, इतना मैं रूटीन पे खर्च करूंगा, इतना सेव करूंगा, तो 2 साल के बाद मुझे बिजनेस पे जाना है। तो दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। तो आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, एक चीज़ जरूर ध्यान में रखें, हमने अपने इस प्रोग्राम में भी बात की थी। एक होता है एम्प्लॉय माइंडसेट, एक होता है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो अगर आप जॉब भी करते हैं बिजनेस की होलिस्टिक पिक्चर को समझने के लिए कि आपका जो बॉस है या ओनर है वो किस सोच से इन्वेस्टमेंट करता है, क्यों एम्प्लॉयज हायर करता है, कहाँ पे पैसे लगाना रोक देता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, अगर आप इस कंप्लीट पिक्चर को देख के अंडरस्टैंड करके जॉब कर रहे हैं, फिर तो आप बिजनेस की तरफ जा सकेंगे जिंदगी के किसी भी हिस्से। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी तो जॉब इतनी सी है, 2 घंटे की है, बस वो करूंगा और उसके बाद भाग जाऊंगा, या मुझे यानी एम्प्लॉय माइंडसेट में रहना है, मेरी जेडीज इतनी सी हैं वगैरह वगैरह, तो फिर आपको लाइफ टाइम आप जॉब करेंगे, बिजनेस की तरफ आना आपका मुमकिन नहीं होगा। सो दैट इज योर चॉइस, बोथ आर ओके अबाउट योर, इट इज नॉट अबाउट योर सेल्फ, डिसीजन आपका है, लेकिन यू हैव टू हैव एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट टू सक्सीड। अच्छा, अब ये बिजनेस में भी अगर हमने जाना है तो उसमें अब ये जैसे मैंने बात की कि सर्विसेज भी आ जाती हैं और प्रोडक्ट बिजनेस भी आ जाता है, तो इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है? बुनियादी फ़र्क बड़ा सादा सा है मुनीबा। एक तो ये कि हम इनको अलग अलग देखें तो सर्विस और बिजनेस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट टेंजिबल चीज है, आप उसको यू कैन टच, यू कैन फील, यू कैन सी। वो लास्ट टाइम हमने इस पर बात की जी, एग्जैक्टली। और वो टेंजिबल है और सर्विस इनटेंजिबल है। आप जो इनटेंजिबल चीज़ है, मसलन मैं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो इसकी फौरी तौर पे विजिबिलिटी कहीं पे नहीं है। कैसे नहीं है? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी करवाता हूँ तो आई विल हैव टू प्रूव इट टू यू। फिर मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, कोई सिस्टम दिखाना पड़ेगा, करके शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं कप बहुत अच्छा बनाता हूँ, ये देखे मैंने कप बनाया, तो यू कैन टच एंड फील इट के यार अच्छा ठीक है। मैं कहता हूँ ये अनब्रेकेबल है तो आप फेंक के भी देख सकते हैं कि ये नंबर 1 ये है कि इट हैज़ टू बी टेंजिबल अगर प्रोडक्ट है, और सर्विसेज इनटेंजिबल है। दूसरा ये है कि जो प्रोडक्ट है उस पर आपको सरमाया चाहिए। आप अगर प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, सरमाया है, कुछ खास एक अमाउंट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्विसेज का बिजनेस आप सरमाए के बगैर भी शुरू कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किसी स्कूल में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके ऑफर करें तो आप वहीं से शुरू कर देंगे। सो या आप किसी को साथ अपने मिलाना चाह रहे हैं, तो इस सर्विसेज के बिजनेस में आपको सरमाया बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एवरेज से सरमाए के साथ या जीरो के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं। इवन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आप वर्क वगैरह पे काम करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तीसरी और आम चीज़ जो कि दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि आफ्टर सेल सर्विस जिसको कहना चाहिए। आपका कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसके पास एक कंप्लेंट है, तो वो आपकी प्रोडक्ट ला के दिखा सकता है। सर्विसेज में ये चैलेंज है कि अगर आपने बुरा काम किया तो वो फौरी तौर पे विजिबल नहीं होता। सही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज
कि आपके कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट की एक सेटिस्फेक्शन नहीं है जी फौरी तौर पे, तो वो आपको दिखा के आपसे रिफंड ले सकता है, आपसे कोई चीज़ बेहतर आप उसको ऑफर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अच्छा ये एक कप खराब हुआ है, हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा 2 ले ले लें, लें। ठीक है। सर्विसेज अगर बैड चली गई हैं तो वो कस्टमर नहीं इज होंगी, लॉस्ट। हाँ Customer is उसमें lost आपको उसको रिवर्स बैक करने का कोई नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नहीं है। बड़ा ठीक है। सोच समझ के हमारे नौजवानों को देखना है अच्छा। कि क्या हम किस तरह से इस तरफ तो जा फिर सकते हैं। इसमें आसानी के लिए भी बता देना कि दोनों में से आसान क्या है अगर बिजनेस उन्होंने करना है, सर्विसेज का करें या प्रोडक्ट का करें। देखिए पहली बात जैसे मैंने कहा सबसे बुनियादी चीज़ है आपके पास सरमाया है या नहीं ठीक है। है। एक दूसरी है कि आप अपने आप को देखते हैं कि मैं अच्छा क्या मैं कर अच्छा सकता किस हूँ। में कर सकता हूँ। मतलब मैं ठीक अगर है। अपनी फर्ज करें बात ठीक करूं, है। मुझे कप बनाने की प्रोडक्शन मैंने नहीं आती है, सीखी, हाँ, ठीक किया है। ही नहीं है, और मैं ठीक जब है। करता हूं तो कप तोड़ता जाता हूं हाँ, या खराब ठीक करता है। जाता हूं। लेकिन मैं कहूं कि मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अच्छा हूं, ये मैं ये काम अच्छा कर सकता हूं, आई कैन स्पीक, आई कैन डेवलप कंटेंट, आई कैन फैसिलिटेट, मैं इसका ROI भी करके दिखा ठीक है, सकता ठीक हूं, है। तो फिर मुझे इस तरफ आना चाहिए। ओके। सो टॉप ऑफ द ऑल इज आपका अपना स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा एरिया है, कौन सा, उसकी उसको तरफ आप आप- अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि जी अब हमने अगर स्टार्ट करना है, जी। अब सपोज के मैंने अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो जी। उससे पहले एनालिसिस होना या फिर रिसर्च करना उसके बारे में कितना ज़रूरी है? बिकॉज अमूमन हमें लगता है कि अगर चले हम सर्विसेज भी दे रहे हैं जी। तो उसके लिए तो इतना रिसर्च करना या एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं है, तो जी। क्या ज़रूरी है ये चीज़ें? ये बहुत ज़रूरी है मुनीबा। देखें, एक हम दो तरह के बिजनेसेस करते हैं ना। अगर तो आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, जो नीड का बिजनेस अच्छा, जिसको कहा जाता ठीक है, है। रोटी आटा चावल दालें वगैरह, आप दुकानें खोलते हैं तो आपको पता है कि सदियों से ये काम चल रहा था और ये प्रॉफिटेबल ही होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम ठीक होता है। है, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है। लेकिन अगर आप एक मार्केट में जाकर दुकान खोलते हैं तो इट स्टार्ट्स रनिंग, ओके, सरमाया इतना ओके। सा है तो आप ये कम कर सकते हैं। जो सर्विसेज की साइड है, जहाँ पर आप अगर आप उस तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको बहुत लंबा टाइम गुजारना होगा, जिसको मैं बड़ी मज़े की हमारी पंजाबी की यूज़ होती है कि पहला साल जो होता है वो कहते हैं कि चट्टी, यानी आपको नुकसान होगा पहले साल अच्छा। में। दूसरा है हट्टी, यानी आप इवन बैलेंस में, चट्टी हट्टी, एंड देन खट्टी, अच्छा। यानी आप फिर खटना शुरू करते हैं, प्रॉफिट ओह, आपको आना शुरू होता है। ओके। सो ये एक सेट पैटर्न प्रोडक्ट का तो मौजूद है। सर्विसेज का इट मे गो टू 5 years देन। तो आपको इन चीज़ों का एनालिसिस करना, नंबर 1 इस वक्त नीड कौन सी है। जैसे मैंने कहा नीड की बात है कि कुछ लाइफ टाइम है, हमेशा से हैं। प्रोडक्ट में जाते हैं आप तो दाल चावल रूटीन की जो चीज़ें हैं, सर्विसेज में जाते हैं तो पढ़ाना, हाँ। स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ ये चल रही हैं, तो ये नीड के हैं। इनको तो आप एनालिसिस करें कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ या नहीं, या मैं दुकान लगा के बैठ जाऊँ तो कस्टमर आ ही जाएगा। अच्छा। सो ये आप एनालिसिस करना ज़रूरी है। ओके। रिसर्च की ज़रूरत ये है कि क्या मार्केट में अब डिजिटाइजेशन शुरू हो चुकी है, क्या मेरे जो कंपेटिटर है, मैंने यहाँ पे दुकान खोली हुई है तो ई कॉमर्स शुरू करके तो नहीं बैठा हुआ, उसकी दुकान पे मुझे कस्टमर नजर नहीं आता तो वो इतने पैसे कैसे बना रहा है। तो ये वाली आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अच्छा। सो इट इज़ ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस कि आप जिस भी मार्केट में जा रहे हैं, जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और जो आपकी स्किल्स हैं, इन तीनों चीज़ों का आपको एनालिसिस करना और रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गो इनटू द मार्केट। तो इसमें अब जैसे नीड की तो आपने बात कर ली, अब नीड और नीश दोनों इकट्ठे आती हैं जी। तो इसमें ये बिजनेस में किस तरह आपको लेकर आगे जा सकते हैं? ये दोनों तरह के बिजनेसेस में अच्छा। आती हैं, नीड एंड नीश। जैसे स्कूल के मैंने बात की सर्विसेज के लिए, अगर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हैं, इट गिव्स यू गुड मनी। ओके। लेकिन इसमें चैलेंज ये है कि ये चूंकि नीश का बिजनेस है, हाँ। यानी हम टैप करते हैं नॉर्मली जो अच्छे पैसे आते हैं वो या तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं अच्छे पैसे, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर का फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो रोज रोज ट्रेनिंग नहीं करवाता। स्कूल में तो आप रोज पढ़ा सकते हैं, हाँ। एक जॉब लग सकती है आपकी एज इंटरनल स्कूल ठीक टीचर, है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं सर्विसेज का तो उसमें आप अच्छे पैसे तो ले अच्छे सकते हैं, पैसे, लेकिन हाँ। नीश के तौर पे, ठीक लेकिन है। वो रोज नहीं आता। रोज नहीं आ सकते। नीश के ठीक साथ ही है। हमेशा से प्रॉब्लम है। अच्छा। आप एक बड़ा कोई मैकबुक ले लेते हैं, हाँ, कोई setup product कर लेते हैं, ठीक हाँ, है। तो इसका मतलब ये है इन दोनों सूरतों में नीड के बिजनेस को अब मैं आपको क्विकली आप जंप इन कर सकते हैं ओह। और क्विक रेवेन्यू ले सकते हैं। अच्छा। नीश के बिजनेस में चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, क्विकली आप जंप इन करना है तो आपको ज्यादा पैसे ज्यादा इन्वेस्ट भी करना पैसे चाहिए। चाहिए, ठीक है। आपको रेवेन्यू बहुत अच्छा मिल सकता है, बट यू विल हैव टू वेट एंड पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। ओह। सो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज टू। ठीक अलबत्ता है। ये दोनों चीजें मौजूद हैं, मौजूद हैं, दोनों में आप कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वक्त थोड़ा सा जी। कम है तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे जो नौजवान जी। हैं उनको एक तो आप टिप्स दें कि वो किस तरह बिजनेस कामयाब बना सकते हैं, और उन्हें लोकल मार्केट को टारगेट करना है या इंटरनेशनली मार्केट को टारगेट करना है ताकि उनका बिजनेस बढ़े। मुनीबा, सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को टैप करते हैं
तो 2 प्लसेस हैं। मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल मार्केट को जरूर टैप ओके। करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप लेट्स से सर्विसेज दे रहे हैं और यूएस यूके में दे रहे हैं, तो आप एक चीप लेबर हैं उनके लिहाज से, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे होते हैं। हाँ। अच्छा, अगर आप अपनी को प्रोडक्ट भेजते हैं दूसरे मुल्कों में, गरीब मुल्कों में, युगांडा और इन साइडों पे, तो आप अच्छी प्रोडक्ट भेज सकते हैं अच्छे पैसों में। बिल्कुल। सो अगर आप लोकल मार्केट में रहते हैं तो चैलेंज तो है इसके अंदर, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को टैप करते हैं तो आपको ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा आ सकता है। और दूसरा लास्टली के जो हमारा सोशल मीडिया है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है इसमें? बहुत ज्यादा। ही हु इज नॉट ऑन सोशल मीडिया इज नोवेयर। ओह। आप छोटी छोटी दुकानों में, अभी दोस्तों के साथ बात कर रहा था, शालमी में दुकानें हैं उनकी डेट बाय डेट की कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने ई कॉमर्स के जरिए रेवेन्यू कमा रहे हैं। उनके पीछे वेयर हाउसेज हैं बहुत बड़े बड़े। तो इसका मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया पर नहीं है, प्रोफेशनली सेल्फियां खींच के अपडेट करने के लिए नहीं, प्रोफेशनली अपने प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए, वो आज नहीं तो कल ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसको डिजिटलाइजेशन खा जाएगी। तो यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का बड़ा जरूरी है। और ये कोई भी बिजनेस करने के लिए हमारा फिजिकली दुकान डालना या सर्विसेज के लिए फिजिकली ऑफिस होना जरूरी है कि नहीं? अब डायनेमिक्स बदल गई हैं। पहले होता था कि आपका एक गोदाम होना चाहिए, गोडाउन है तो उसमें चीजें रखी हुई हैं। अब ई कॉमर्स के बाद ऐसा कुछ नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। मसलन आपके पास गोडाउन है, वहां पर आटा गंदम मेरे पास सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट ढूंढा और आपको कहा कि 100 बोरियां इनको भेज दें, तो मुझे अपना दरमियान में रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ना मेरे पास वो जगह रखने की जरूरत है, ना ही मुझे डिस्पैच करने की जरूरत है। आपको भी बिजनेस मिल गया और मुझे भी। क्या बात है। पहले होता था कि सर्विस के लिए ऑफिस जरूरी होता था, प्रोडक्ट के लिए गोडाउन जरूरी था। अब ऐसा नहीं है जब से डिजिटलाइजेशन का जमाना आया है। ई कॉमर्स में अगर आप जाते हैं तो यू कैन गो विदाउट इट। इसलिए बी स्मार्ट, बी स्मार्ट एंड डू स्मार्ट। तो ये वो जमाना आ चुका है कि आपने किस चीज में इन्वेस्ट करना है। तो उसमें हमने आपको दोनों कैटेगरीज बता दी हैं कि अगर आप प्रोडक्ट में करना चाहते हैं तो उसमें भी ये सारी चीजें आपके पास, और अगर आप सर्विसेज सेल आउट करना चाहते हैं तो उसमें भी ये ग्राउंड्स हैं आपके पास जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। तो अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या बात है जनाब, वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी मौसीकी के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से। और आवाज़ तो आपने सुन ही ली है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। राबीत उनका नाम है। जिस तरह खूबसूरत नाम है उसी तरह उनका जो है पर्सनालिटी भी उसी तरह की है, छोटी सी है, खूबसूरत सी, और आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। और साथ ही साथ हारिस गिटारिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राबीत ने भी हमें ज्वाइन किया है। राबीत आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हारिस आपको भी वेलकम कहते हैं। राबीत, आपका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, आप खुद भी बड़ी खूबसूरत है, और आवाज़ भी माशाल्लाह आपकी बड़ी प्यारी है। कितने साल की हैं? मैं 16 की हूँ। 16 ईयर्स की। और तो इसमें कैसे इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि मैंने सिंगिंग करनी है? बचपन से शौक था। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करते गए। तो कोई किसी से सीखा है या अभी सीख रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर मैंने स्टार्टिंग में एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, और मेरी एकेडमी का जो नाम है मेलोडी ग्रूव म्यूजिक सोसाइटी है। अच्छा। और मेरे सर का नाम ज़ाहब है। अच्छा, ठीक है। उनसे सीख रही हो? कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए। लेकिन गा आप बचपन से रहे हो, बचपन से शौक था? किसी को सुनती थी फैमिली में, कोई फादर या मदर, किसी को भी शौक नहीं था? आप पहले हो जिसको शौक आया? तो किसको सुन के ज़्यादा शौक आया कि मैंने सिंगिंग की तरफ भी जाना है? मैडम आबदा परवीन को। अच्छा, मैडम आबदा परवीन को, क्या बात है। तो ये किस तरह का गाने सुनती हो? म्यूज़िक किस तरह का सुनती हो? क्या लाइक करती हो? कलाम, मेलोडी टाइप, जो बहुत ज़्यादा जिस तरह होते हैं कवाली या मेलोडी टाइप, उस तरह के कलाम जो है अच्छे लगते हैं। ठीक है। तो सिंगिंग के साथ साथ पढ़ भी रहे हो, स्टडी कर रहे हो? क्या स्टडी कर रही हो? फर्स्ट ईयर में हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। तो मैनेज कर लेती हो पढ़ाई के साथ साथ अपने इस शौक को भी? नहीं, दरमियान में ब्रेक आ जाती है, उसके बाद स्टार्ट कर लेते। जब पेपर्स ख़त्म होते हैं तो म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो क्या और क्या सुनाओगे आप हमें रबीत? पार्ट नादे सुनाऊंगी आपको सॉन्ग कि इसमें अपना करियर भी बनाना है आपने सिंगिंग के अंदर। यस। ठीक है। तो आजकल जैसे आप यंग हो, तो हमारे बहुत सारे यंग सिंगर्स भी हैं, तो उनमें से कोई पसंद है आपको?
अली ज़फ़र। अली ज़फ़र पसंद है, उनके गाने सुनते हो आप? ठीक है। तो कितनी देर रोज़ाना प्रैक्टिस करते हो, रियाज करते हो या कभी कभी करते हो? नहीं, घर में करते हैं। घर में करते हो? सर के पास हम लोग 2 घंटे करते हैं, उसके बाद सर हमें ले रियाज कराते हैं, हाँ। उसके बाद फिर म्यूज़िक पे आ जाते हैं, तो फिर घर में भी करते हैं 2 घंटे, पता नहीं कितने। अच्छा, तो अब जैसे मैंने जैसे सुना है, हम देखते हैं ड्रामाज में या फिल्म में कि जनाब जिन्होंने गाना गाना होता है उनको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है खाने पीने में भी, और इस तरह वो होता है वाकई कि नहीं? मैं सब कुछ खा लेती हूँ। सब कुछ खा लेती हूँ तो वो गला ख़राब नहीं हो रहा था? हो जाता है। हो जाता है, फिर भी गा लेती हूँ तो मुझे बताओ कि आगे क्या कोई प्लान आउट है कि कोई गाना गाना है आपने किसी के साथ, या कोई ऐसी ड्रीम कि जनाब मैं भी किसी के साथ ड्यूएट करूँ? हमने भी गाया है नहीं, अच्छा, कॉक जिंगर। अच्छा, तो गाया बाबा, रमज़ान में आएगा वो। ओके, रमज़ान में आएगा वो। ठीक है। तो मुझे बताओ, सोशल मीडिया पे आप करते हो, सिंगिंग करते हो? करते हो, वहाँ पे लोग पसंद करते हैं? करते हैं। लाइक करते हैं? ठीक है। तो आगे एक शौक, मतलब अब जैसे बहुत सी यहाँ पे हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमें शौक़ है हम अली ज़फ़र के साथ स्टेज जो है ना वो हम लोग शेयर करें, आतिफ़ असलम के साथ शेयर करें। तो आपका ऐसा शौक़ है, किसके साथ आप स्टेज शेयर करना चाहते हो? मेरा अली ज़फ़र के साथ। अली ज़फ़र के साथ ही। ठीक है जी, क्या बात है। तो ये हमारे यंग जनरेशन है जिनको अच्छा प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं ताकि वो अपना स्किल्स जो है ना वो आप तक पहुंचा सके। तो बड़ी अच्छी आवाज़ है राबीत की। राबीत, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई, और हारिस भी हमारे साथ मौजूद है। हारिस, आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते एक और गाना आपने सुना के जाना है। मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते राबीत का एक और गाना सुनते हैं। जी राबीत।